प्रायोजक संतोषी कंस्ट्रक्शन रायपुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। शुरुआत में हम बात करेंगे बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ और यूपी पुलिस सामने सामने आ गए हैं एक मसले को लेकर। दुर्ग पुलिस के पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाने में अपहरण का केस दर्ज हुआ है। सरकारी गाड़ी नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। सूरजपुर क्षेत्र से 9 युवकों को गिरफ्तार किया था। दुर्ग पुलिस ने सट्टेबाजी के आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने का दावा किया जा रहा था। मामले में स्थानीय पुलिस को सूचना जानकारी नहीं दी गई। 7 आरोपी भिलाई, एक भाटापारा, एक बिलासपुर का बताया जा रहा है। दिल्ली में एक ब्रांच के लोकेशन पे पुलिस निकली थी, लेकिन उस ब्रांच को दिल्ली पुलिस द्वारा पहले ही कार्रवाई की जा चुकी थी। तो उन्हीं जो लोग पकड़े गए थे उन्हीं की पूछताछ में ग्रेटर नोएडा में एक ब्रांच का मालूम चला और पुलिस ने वहाँ पे आसूचना बेस्ड जो है कार्रवाई की है। और भी काफ़ी ब्रांचें देश भर में चल रहे हैं। लगातार पुलिस आसूचना संकलन कर रही है। जब भी सटीक आसूचना मिलती है दुर्ग पुलिस कार्रवाई करती है। लगातार हम लोगों ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, झारखंड, अलग अलग राज्यों में जाके सफल कार्रवाई किया है। और परिवार में कौन कौन है? अरे भैया कसम पे ना जाओ। तो छत्तीसगढ़ और यूपी पुलिस सामने सामने है। दुर्ग पुलिस के पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाने में किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ है। सरकारी गाड़ी नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। सूरजपुर क्षेत्र से 9 युवकों को गिरफ्तार किया था। दुर्ग पुलिस ने सट्टेबाजी के आरोप में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने का दावा पुलिस ने किया है। 9 युवकों को गिरफ्तार किया है। मामले में स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं दी गई और यही वजह है कि दुर्ग पुलिस के पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज हो गया है। सूरजपुर थाना क्षेत्र 7 आरोपी भिलाई, एक भाटापारा और एक बिलासपुर का बताया जा रहा है जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो चूंकि स्थानीय पुलिस को सूचना नहीं दी गई कार्रवाई करने से पहले, इसीलिए केस दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाने में दुर्ग पुलिस कर्मियों के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ है। सरकारी गाड़ी के नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। सूरजपुर क्षेत्र से 9 युवकों को गिरफ्तार किया था दुर्ग पुलिस ने। सट्टेबाजी के आरोप में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने का दावा पुलिस ने किया है कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करते हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस को सूचना या स्थानीय पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं दी गई और यही वजह है कि दुर्ग पुलिस के पुलिस कर्मियों के खिलाफ किडनैपिंग का केस, अपहरण का केस दर्ज कर लिया गया है ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाने में। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, नियम तो यही कहता है कि जब एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में कार्रवाई करने के लिए जाती है तो उस स्टेट की पुलिस को जानकारी देती है। नियमों का पालन नहीं हुआ है, यही वजह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस और दुर्ग और यूपी पुलिस सामने सामने। निश्चित रूप से अभी देखिए दोनों पुलिस सामने सामने है। डॉक्टर जो उन्होंने एफआईआर की कॉपी नहीं देखी, एफआईआर की कॉपी यदि देखेंगे तो वो आगे कुछ कहने को तैयार होंगे। लेकिन जो बात है कि दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है हमारे के खिलाफ में, तो पुलिस को ये सूत्रों से प्राप्त मिला कि यूपी ग्रेटर नोएडा में जो ब्रांच है वो संचालित किया जाना, तो इसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। और पुलिस ने इसमें ये भी कहा है कि जो भी किया गया है वो नियमों के हवाले से किया गया है, कहीं भी नियमों का उल्लंघन कोई भी नहीं किया गया है। तो फिलहाल अभी इस पूरे मामले को लेकर ये देखा जाए तो वो यूपी की पुलिस और दुर्ग पुलिस आमने सामने है। फिलहाल ये किस तरह से विवाद प्रदर्शित होता है ये देखने वाली बात होगी। तो अभी दुर्ग एसपी का यही कहना है कि पूरा वो मामला देखेंगे और ये जरूर उन्होंने कहा है कि कोई भी काम जो किया गया है वो नियमों के तहत किया गया है। बिल्कुल, यूपी पुलिस, ग्रेटर नोएडा की पुलिस ये आरोप लगा रही है दुर्ग पुलिस पर मिथिलेश की उन्होंने सूचना नहीं दी है। ये आरोप कितने सही साबित होते हैं?
देखिए सूचना यदि ये बात बिल्कुल सही है, कहीं कोई भी कार्रवाई की जा रही है तो पहले सूचना देनी चाहिए। किन कारणों से नहीं की गई है या क्या वजह वहां पर नहीं है, ये सामने उनका पक्ष जब आएगा तभी कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन जिस तरह से बार बार ये जो भी काम किया जा रहा है वो कोई आधार होगा, बगैर आधार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो अब देखने वाली बात है कि क्या राय। ठीक है मित्रेश, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भर के सहायक शिक्षक आज से फिर हड़ताल पर। वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर शिक्षक हड़ताल पर चले गए। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर मंत्रालय में अधिकारियों के साथ चली बैठक बेनतीजा ही रही, जिसके बाद शिक्षकों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। परीक्षा के समय शिक्षकों के हड़ताल पर जाने से स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। के सहायक शिक्षकों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है और आप देख सकते हैं ये स्कूल है और यहाँ पर जो सहायक शिक्षक है वो उन्होंने आंदोलन का ऐलान किया है। लेकिन कई स्थान ऐसे हैं, कई स्कूल ऐसे हैं जिनके सहायक शिक्षकों को सूचना नहीं मिली है, इस वजह से वो आंदोलन पर नहीं गए हैं। लेकिन संघ का कहना है, फेडरेशन के जो पदाधिकारी है उनका कहना है कि उनका अनिश्चितकालीन धरना है आज से शुरू हो गया है। अभी इस वक्त हम परसदा स्कूल में मौजूद हैं। यहाँ 5 सहायक शिक्षक हैं, 2 शिक्षक ट्रेनिंग पर गए हुए, बाकी शिक्षक यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ के जो शिक्षक हैं उनका कहना है कि जो आंदोलन की जानकारी विधिवत रूप से नहीं मिली है, यही वजह है कि कई स्कूलों में अभी भी अध्यापन का कार्य चल रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहां पर सहायक शिक्षक जो फेडरेशन है उनके आंदोलन के बाद 147 ब्लॉक मुख्यालयों में आंदोलन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। अपनी एक सूत्री मांग वेतन विसंगति को दूर करने को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन का जो ऐलान कर दिया है। कल डीपीआई से जो है इनकी वार्ता हुई भी थी, लेकिन वो विफल हो गई। उसके बाद सीधा आंदोलन का ऐलान कर दिया है। चूंकि परीक्षा सर पर है और अगर प्रदेश के सभी सहायक शिक्षक आंदोलन पर चले जाते हैं तो इसे छात्र छात्राओं को काफी नुकसान हो सकता है और उनके जो परीक्षा है उसमें उसका प्रभाव दिख सकता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। हमारे यहाँ तो कोई टीचर नहीं है हड़ताल में अभी जी। अब बच्चे की उपस्थिति भी 80% है अभी जी। तो आंदोलन की कोई सुविधा नहीं मिली? नहीं मिला है सर। अच्छा, अगर क्या है 2 और शिक्षक कोई बाहर गए? हमारे एक शिक्षक जो श्रीवास्तव सर है वो ट्रेनिंग में 3 दिवसीय ट्रेनिंग में भिलाई में गया है, कोहका भिलाई में क्रिएटिव कार्यशाला है उसमें। तो आंदोलन की जानकारी नहीं है हम जी। शुभ नाम बता। जितेंद्र कुमार जांगड़े, प्रधान पाठक, PS परसदा उमरिया। वहीं बेमेतरा में लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक युवती को धर्म विशेष के युवक ने बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। परिजनों का आरोप है कि युवक शादीशुदा है और युवती को नशे की गोली खिलाकर अपने साथ जबरन ले गए। इसके बाद परिजन ने थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए युवक और युवती को बेमेतरा जिले के बेरनपुर गांव से पकड़ा। युवती के परिजन और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बेमेतरा सिटी कोतवाली का घेराव कर हंगामा किया, जहां परिजन के कहने पर युवती को सखी सेंटर में रखा गया है। युवक को छोड़ने से नाराज साहू समाज के पदाधिकारियों ने युवती के पिता के साथ पुलिस अधीक्षक के नाम अपर कलेक्टर अनिल वाजपेयी को ज्ञापन। शासन को प्रशासन को यहाँ पे ज्ञापन सौंपा है। अभी कुछ समय पहले हमें जानकारी मिली कि लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। ये बहुत ही खराब विषय है। आज एक हिंदू बच्ची को मुसलमान के द्वारा बरगलाकर फुसलाकर उनसे शादी करना और उसके बाद उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से चरमराकर छोड़ देना, ये अच्छी बात नहीं है। समाज के लड़की को मुसलमान समाज के शक्ति घाट वाले बल्हा फुसला के बोला शादी कर ले है, ऐसे टाइप की एक बात आते है। लेकिन कोई प्रमाण पत्र नहीं है और थाना में सूचना दे गिरी थाना वाले मन हाँ 24 घंटा तक वो मतलब रखी अब छोड़ दे है और लड़की के दिमाग की हालत ने कमज़ोर कर दे है। पहले बढ़िया रही से, लेकिन वो मतलब कोई दवाई ववाई खवा के क्या पठानी जादू करके क्या करके वो खर दिमाग फेल कर दे जन बात नहीं कर सकते या कोई दबाव करके। इसमें साहू समाज के प्रतिनिधि लोग आज यहाँ
उपस्थित होकर ज्ञापन दिए हैं। कोई गुमशुदा इंसान एक महिला का दर्ज कराए थे, उसको पुलिस ने बरामद किया है। उसी को लेकर के उन्होंने ज्ञापन दिया है और प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस पर नज़र रखे हुए और प्रशासन इस पर कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर तकरार अभी भी जारी है। इसी कड़ी में हाई कोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी किया है और 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सरकार की तरफ से राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में पैरवी की। कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्यपाल को विधेयक रोकने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल बिल पर फैसला लेने में देरी कर रही है, जिसकी वजह से कोर्ट में आना पड़ा। 76% का जो रिजर्वेशन का बिल पास हुआ था, पारित हुआ था असेंबली से, वो राज्यपाल जी ने वो दिसंबर 2 में पास हुआ था और अब फरवरी हो गया है और अब तक उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। और संविधान के मुताबिक या तो वो इस पे अपनी अनुमति दें या न दें या राष्ट्रपति जी को रेफर करें। वो बैठे हुए हैं राज्यपाल जी, गवर्नर साहब बैठे हुए हैं, साहिबा बैठी हुई है, उन्होंने कुछ कदम नहीं उठाया, तो इसलिए हम यहाँ आए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है वो तो कोर्ट तय करेगी। हमारे हिसाब से उनको इसमें कोई देर नहीं करनी चाहिए। उधर हाईकोर्ट के राज्यपाल सचिवालय को नोटिस देने के मामले पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब हम उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल इस मामले में जल्द से जल्द जवाब देंगे। राज्यपाल को इस मामले को इतने लंबे समय तक नहीं रोकना चाहिए। मामला अटकने की वजह से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। आज बहुत ये जान करके हमें खुशी भी हुई है कि माननीय उच्च न्यायालय ने इस पूरे मसले को संज्ञान में लिया है, राजभवन को स्पष्ट नोटिस जारी किया है और 17 तारीख तक, आगामी 17 फरवरी तक जवाब देने के लिए निर्देशित किया है। हम उम्मीद करते हैं कि राजभवन अभी भी छत्तीसगढ़ के नौजवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए जो आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार ने विधेयक बना करके फैसला किया है उसको मंजूरी दे, अन्यथा माननीय उच्च न्यायालय से हम लोगों को उम्मीदें हैं। अब जवाब जाएगा तो माननीय उच्च न्यायालय उस संदर्भ में निर्देश जारी करेंगे। कपिल सिब्बल ने भी कहा है कि आरक्षण को रोकने का राजभवन को कोई राइट। ये तो माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में, लॉयर के रूप में माननीय कपिल सिब्बल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है और यही हम लोगों का सोच भी है कि जिससे पूरे प्रदेश का वेलफेयर निर्भर करता है। उस विधेयक को जिसमें जन कल्याणकारी बातें हैं, लोगों को सीधे भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है यहाँ के नौजवानों का, उसको राजभवन को इतने लंबे समय तक नहीं रोकना चाहिए और इसीलिए माननीय उच्च न्यायालय हम लोग गए हैं और आज माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा नोटिस होने के बाद हमें उम्मीद सी जगी है। आरक्षण के मुद्दे पर राजभवन सचिवालय को हाईकोर्ट के नोटिस पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि जब हाईकोर्ट में 56% आरक्षण ध्वस्त हो गया तो 82% आरक्षण कैसे वैलिड होगा। हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर तो रुका हुआ है। हाईकोर्ट ने 56% को रोक दिया। जब 56% को रोक दिया तो फिर 82% कैसे वैलिड होगा, ये तो सवाल उसी में था, उसी में प्रश्न छिपा है। और वो हाईकोर्ट का ही फैसला था। 56% को निरस्त करने वाला हाईकोर्ट है ना। जब हाईकोर्ट ने 56% को निरस्त कर दिया तो फिर 82% वैलिड कैसे होगा, फिर जवाब दे देंगे। वहीं धर्म ग्रंथों पर हो रही सियासत पर शंकराचार्य का बयान सामने आया। उनका कहना है कि राजनीति देश में ध्रुवीकरण का प्रयास करती है। कई तरह से ध्रुवीकरण के लिए प्रयास किए जाते हैं। जाति धर्म के नाम पर बांटने पर बोले हैं शंकराचार्य। कहा है ऐसे नेताओं को संसद जाने का अधिकार नहीं है। मंडल कमंडल के नाम पर राजनीति की गई, फिर धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण किया गया। हिंदुओं को 2 भागों में बांटने की साजिश
चल रही है। धर्म ग्रंथ के बारे में धर्माचार्य को बोलने का अधिकार है। जब राजनीतिक धर्म ग्रंथ के बारे में बोलें तो समझिए धर्म ग्रंथ को मुद्दा बनाकर राजनीति की जा रही है। इस देश में राजनीति जो है वो ध्रुवीकरण के प्रयास करती रहती है। कई तरह से ध्रुवीकरण के प्रयास होते हैं। आप देखिए, पहले बीपी सिंह के समय में मंडल का मंडल नाम से आप लोगों ने इसी चीज़ को देखा था, तब भी जातियों को बांटने की कोशिश की गई थी। अभी फिलहाल इस समय धर्म के आधार पर गोलबंदी है, ध्रुवीकरण है। अब इसको ख़त्म करके कुछ लोग चाहते हैं कि जो बहुत बड़ा हिंदू समुदाय है, इस हिंदू समुदाय में दो भाग कर दिए जाएं, अगड़े पिछड़े का, और फिर कोई अगड़े की राजनीति करे, कोई पिछड़े की राजनीति करे, इस तरह से सत्ता पर आसीन हो जाएं। तो ऐसे नेताओं की इच्छा है। इसीलिए ये तो जो धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ के बारे में बोलने का अधिकार धर्माचार्य को होना चाहिए। जो लोग, जो भारत के राजनीति के, जो भारत के चुनाव आयोग में पंजीकृत राजनीतिक दल हैं, उनका कोई सदस्य अगर भारत के नागरिकों में भेद डालने वाले वक्तव्य दे रहा हो या वैसा कोई कार्यक्रम कर रहा हो, तो चुनाव आयोग को अब संज्ञान लेने की आवश्यकता आ गई है। चुनाव आयोग संज्ञान में ले और ऐसे राजनेताओं को राजनीति करने से रोके, चुनाव लड़ने से रोके। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे लोग जिनके मन में एक वर्ग के प्रति नफरत भरी हुई है और जो अपने जिस वर्ग के साथ वो खड़े हो रहे हैं उनके अंदर नफरत भर रहे हैं, अगर वो राजनीति करते रहेंगे तो हो सकता है जीत करके वो सरकार बनाएं। जब वो सरकार बनाएंगे तो सरकार में जो व्यक्ति जाता है, राजनेता माना जाता है और अपेक्षा की जाती है कि वो सबको एक नज़र से देखेगा। तो क्या ये लोग एक नज़र से देख पाएंगे? इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए सीधे रायपुर का रुख कर लेते हैं। ममता हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। ममता, कई बड़ी बातें शंकराचार्य ने यहाँ पर कही हैं और बड़ी बात यह भी कही है कि धर्म ग्रंथ के बारे में बोलने का अधिकार धर्माचार्यों को है, लेकिन जब धर्म ग्रंथ के बारे में राजनेता बोलते हैं तो समझ लीजिए धर्म ग्रंथ को आधार बनाकर राजनीति की जा रही है। बिल्कुल देखिए, और उन्होंने खरी खरी सुनाई है राजनेताओं को, और उन्होंने ये भी कहा है कि अंग्रेज चले गए लेकिन जो तथाकथित अंग्रेज बच गए हैं, और जैसे अंग्रेज फूट डालो और शासन करो की नीति करते थे, अभी के जो राजनेता है वो वही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता में रहना है। आप ये लोग तो एक्टिंग कर लेते हैं इस तरीके की, लेकिन आम आदमी इसको सही समझ लेता है और उसके बाद आपस में लड़ने लग जाते हैं, और इसका बड़ा नुकसान जो है वो देश को हो रहा है। उन्होंने ये तक कहा कि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को बांटने का काम करते हैं, बांटने का बयान देते हैं, उन पर जो है प्रतिबंध लगा देना चाहिए। या तो आप धार्मिक हो सकते हैं या धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं, और अगर आप एक बार राजनीति में चले जाते हैं तो आप संविधान की शपथ लेते हैं और ये कहते हैं कि आप धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, तो ऐसे में कैसे हो सकता है? एक बड़ी बात और अभी मुक्तेश्वरानंद ने कही, ये कि उन्होंने कहा कि तमाम जो माफ करिएगा, जो तथाकथित साधु संत चुनाव अगर लड़ते हैं तो चुनाव लड़ने के बाद में उन्हें अपने साधु संत होने की पदवी छोड़ देना चाहिए। आइदर वो धार्मिक हो सकते हैं, आइदर वो जो है वो धर्म निरपेक्ष रह सकते हैं। और ठीक है ममता, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। तो सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। सीएम ने ट्वीट कर रमन सिंह पर निशाना साधा है, आरक्षण के मुद्दे पर निशाना साधा है, और पूर्व में आरक्षण 58% था, ना कि 56%, और अभी 76% आरक्षण प्रस्तावित है, ना कि 82%। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर और जांजगीर चांपा में हाथियों के पहुंचने से लोगों में डर का माहौल है। रायगढ़ सक्ती होते हुए 15 हाथियों का झुंड बिलासपुर के ग्रामीण इलाकों में पहुंचा है। हाथियों के आने की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी है। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथियों की निगरानी शुरू कर दी है। वन विभाग की टीम की मदद के लिए उड़नदस्ता दल को भी लगाया गया है। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। बजट सत्र की जारी